हेलो स्टूडेंट्स, अभ्यास सीरीज में बायोलॉजी का सेकंड टॉपिक लिया है मैंने टिश्यू, जिससे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। लगभग पूरा ही ये जो टॉपिक है वो इन क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। Which one of the following statement about मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट इज करेक्ट? ये क्वेश्चन 2018 के फर्स्ट पेपर में आपसे पूछा गया था और ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। These are dead tissues and form wood. They provide flexibility to plant due to their thickened wall. These are present in the bark of a tree only, and growth occur in plants due to division of cells of these tissue. तो हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन तलाश करना है। तो बच्चों, जब मैंने आपको टिश्यू एक्सप्लेन किया था तो ये बताया था कि जो प्लांट में टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमेशा डिवीजन शो करते हैं और जिनसे ग्रोथ होती है प्लांट में, और दूसरे तरह के टिश्यूज होते हैं परमानेंट टिश्यू, जिसके बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल हैं जाइलम और फ्लोएम। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। तो लास्ट स्टेटमेंट पर यदि हम गौर करें कि ग्रोथ अकर्स इन प्लांट ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल्स ऑफ दीज टिश्यू, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये कि जहाँ पर भी प्लांट में ग्रोथ होगी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होगी। तो ये पॉइंट आप लर्न कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following type of tissue will have contractile proteins? ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये क्वेश्चन एनिमल टिश्यू से दिया गया है। बच्चों, क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि एनिमल टिश्यू चार तरह के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये जो क्वेश्चन आपका बन रहा है वो बन रहा है मस्कुलर टिश्यू से। तो आइए मस्कुलर टिश्यू को हम एक बार रिवाइज करते हैं। क्या बोल रहा है वो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू विल हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो बच्चों, कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब है कि कुछ ऐसे प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करे। और हम ये जानते हैं कि जो मसल्स होती हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, उनकी ये स्पेसिफिक एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। और इसीलिए हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट हो, चाहे वो वॉलेंट्री मूवमेंट हो, चाहे वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो, चाहे वो हमारे आर्म्स का मूवमेंट हो या इंटरनल ऑर्गन के किसी पार्ट का मूवमेंट हो, वो सारे के सारे मूवमेंट हमारी बॉडी में होते हैं मस्कुलर टिश्यू की वजह से। और मस्कुलर टिश्यू बने होते हैं छोटी छोटी सेल्स के, जिन्हें हम मस्कुलर फाइबर बोलते हैं। मस्कुलर टिश्यू मैंने आपको तीन तरह का बताया था। एक होता है स्मूथ मसल्स, दूसरा होता है कार्डियक मसल्स और तीसरा होता है स्केलेटल मसल्स। ये अलग अलग करके आपको मसल फाइबर दिखाए हैं और इनमें यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बेसिकली होते हैं प्रोटीन, जिनमें स्पेसिफिक एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन की। तो जो हमारा आंसर बन रहा है वो आंसर बन रहा है बी आंसर, कि जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, मसल्स होती हैं, उनमें ये एबिलिटी होती है कि उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं 2018 के सेकंड पेपर में पूछे गए इस क्वेश्चन के साथ में। डैमेज टू द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ अ ग्रोइंग यंग प्लांट विल अफेक्ट द। तो अभी मैंने डिस्कस किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से एक क्वेश्चन आपको समझाया था। तो बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो हमेशा जो टिप्स वाले पार्ट है, चाहे वो टिप्स ऑफ रूट्स हो या टिप्स ऑफ शूट हो, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये लंबाई में ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो ये नोड्स और इंटर नोड्स पर बने होते हैं जहाँ से ब्रांचिंग होती है। और लेटरल मेरिस्टेम जो प्रेजेंट होता है वो बिलो द बार्क प्रेजेंट होता है, यानी लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। यदि हम बात करें लेटरल मेरिस्टेम की तो वो चौड़ाई में वृद्धि करता है। तो एपिकल मेरिस्टेम करता है लेंथ वाइज ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो ब्रांचिंग में हेल्प करता है
और जो लेटरल मेरिस्टेम है वो चौड़ाई बढ़ाने में यानी विड्थ इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है एपिकल मेरिस्टेम से, दैट इट लेंथ ऑफ द प्लांट, यदि वो डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, लेंथ ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द लीव्स एंड टेस्ट ऑफ द फ्रूट। तो अनडाउटेबली आपका बहुत ही सिंपल आंसर बनता है, दैट इज लेंथ ऑफ द प्लांट। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following is not a component of conductive tissue in plants? तो बच्चों जब मैंने आपको प्लांट टिश्यूज पढ़ाए थे तो परमानेंट टिश्यूज पढ़ाए थे, और परमानेंट टिश्यूज में मैंने आपको कंडक्टिव टिश्यू पढ़ाए थे। ये जो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं इनको हम वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, और ये परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं। ये टिश्यू होते हैं दो तरह के, जाइलम और फ्लोएम। तो कंडक्टिव टिश्यू के नाम पर आप लर्न कर लीजिए जाइलम और फ्लोएम। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनते हैं कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये कंडक्टिव है यानी एक जगह से दूसरी तरह कंडक्शन का काम करेंगे। तो जाइलम जो कंडक्ट करता है वो कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल, और फ्लोएम जो कंडक्ट करता है वो कंडक्ट करता है फूड। क्वेश्चन आपको इन्हीं से मिलजुल करके पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिव टिश्यू इन प्लांट। तो आइए थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं आपको ले चलती हूँ, और वहाँ पर कुछ कंडक्टिव टिश्यू के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो जाइलम जो होता है बच्चों वो बेसिकली 4 तरह की सेल्स का बना होता है। इसमें जाइलम वेसल्स होती हैं, इसमें जाइलम ट्रैकेट्स होती हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, और एक और तरह की सेल होती हैं जिन्हें हम जाइलम पेरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, तो 4 तरह की सेल से जाइलम मिलकर के बना होता है, और 4 तरह की सेल ही प्रेजेंट होती हैं फ्लोएम में भी। तो फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होती है, सीव एलिमेंट होता है, फाइबर होता है, कंपेनियन सेल होती हैं, और फाइबर में जो फ्लोएम होता है उसमें भी फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। तो पेरेन्काइमा और फाइबर जो है वो कॉमन होता है जाइलम और फ्लोएम दोनों में। जो डिफरेंस होता है वो ये कि जाइलम में ट्रैकेड होता है और वेसल्स होती है, जबकि फ्लोएम में सीव एलिमेंट यानी सीव ट्यूब होती हैं, और साथ में प्रेजेंट होती हैं कंपेनियन सेल। तो ये 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिव टिश्यू। तो अभी मैंने बताया कि फाइबर भी क्या होता है, कंडक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है, क्योंकि जाइलम फाइबर भी होते हैं और फ्लोएम फाइबर भी होते हैं, तो ये भी पार्ट होता है। इसके अलावा ट्रैकेट्स भी कंडक्टिव टिश्यू के पार्ट हैं, सीव ट्यूब भी कंडक्टिव टिश्यू के पार्ट हैं। तो कौन सा कंडक्टिव टिश्यू का पार्ट नहीं है, वो है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल बेसिकली ये सेल का एक लेयर होता है जो सर्टेन टाइप की सेल्स को क्या करता है, घेर के रखता है। तो कुछ लेयर्स ऑफ सेल होती हैं, जैसे एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, एंडोडर्मिस है। ये सारी लेयर्स जो हैं वो प्लांट टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि सेल से बनी होती हैं, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंडक्टिव टिश्यू। चलिए बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पर जाइलम से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये 4 तरह की सेल्स जाइलम में प्रेजेंट होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। Xylem consists of sieve plate, sieve tube and companion cell. हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सबसे पहले आप फ्रेम ऑफ द क्वेश्चंस को अच्छे से जज करेंगे कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है। बहुत छोटी सरल चीज़ें होती हैं, लेकिन यदि आप क्वेश्चंस ढंग से नहीं समझते हैं तो चीज़ें गड़बड़ कर जाती हैं, यानी कि आंसर में रॉन्ग मार्किंग हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि जाइलम के पार्ट होते हैं ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा। तो पढ़ने में ही पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, पहला स्टेटमेंट ही सही हो जाता है। अच्छा चलिए इनके ऑप्शंस भी अब मैं आपको बता देती हूँ।
फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा, ये गलत स्टेटमेंट है, ये होती है कोलेनकाइमा की वजह से। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका कंपटीशन का। दूसरा, पेरेंकाइमा काइमा हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, बिल्कुल नहीं, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेस। और जाइलम कंसिस्ट ऑफ सीव प्लेट, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, तो बिल्कुल नहीं, ये सारे जो फीचर होते हैं ये फीचर प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम में। तो फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव प्लेट, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल गया है जाइलम और फ्लोएम का, तो अच्छे से समझिए और इसको ढंग से लर्न कीजिए, क्या पता इसी से आपको फिर से क्वेश्चन मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। Who among the following popularized the use of embryological character in taxonomy? तो बेसिकली यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ये पूछा जा रहा है कि टैक्सोनॉमी में एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था या पॉपुलर किया था। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आंसर है ये है पंचानन महेश्वरी, क्योंकि कार्ल लिनियस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पर काम किया था, यानी टू नेमिंग सिस्टम जो है वो डिस्कवर किया था, जो प्रपोज किया था वो किया था कार्ल लिनियस ने। पंचानन महेश्वरी ने एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को टैक्सोनॉमी में इंट्रोड्यूस करने में मदद की थी। बीरबल साहनी और बेंथमन हुकर, बीरबल साहनी जो हैं वो एक बहुत ही पॉपुलर बॉटनिस्ट हैं, और जो बेंथम और हुकर हैं इन्होंने जेनेटिक्स में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो एक आपको क्वेश्चन आता है एमिनेंट साइंटिस्ट से, वो क्वेश्चन या तो फिजिक्स का हो सकता है या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2019 के सेकंड पेपर में वो बायोलॉजी से रिलेटेड था, पंचानन महेश्वरी। अच्छा, यदि आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इवोल्यूशन में एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंस हैं उसके बारे में बात की थी, तो वो है अर्नेस्ट हकल, क्योंकि ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। अर्नेस्ट हकल ने जो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिए थे इवोल्यूशन के, ठीक है, उनको एक्सेप्ट किया था और थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन को प्रपोज किया था। बढ़ते हैं आगे अनदर क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैज डेड सेल्स? तो बच्चों अभी हम प्लांट टिश्यूज के बारे में बहुत सारी बात कर चुके हैं और मैंने आपको बताया कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो प्लांट टिश्यूज दो कैटेगरी के हो सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, जिसमें से परमानेंट टिश्यूज में जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं जिनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं, ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। बहुत छोटे, बहुत संक्षेप में मैं आपको बताती हूँ कि जो पेरेन्काइमा है उनकी सेल वॉल थिन होती है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, न्यूक्लियस लार्ज होता है यहाँ पर, और बड़ा सा वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और ज़्यादातर ये स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। जो कोलिनकाइमेटस टिश्यू होते हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता क्योंकि उनकी सेल वॉल क्या होती है, थिक होती है, और यहाँ पर एक सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, उसका नाम होता है पैक्टिन। और आपको बताया था यदि कैल्शियम पैक्टिनेट से भी क्वेश्चन आए तो वो कोलिनकाइमा में प्रेजेंट होता है। बात करते हैं तीसरे तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू की, स्क्लेरेनकाइमा, जिन्हें ज़्यादातर हम फाइबर्स के नाम से जानते हैं। तो ये सिंपल जितने भी फाइबर्स प्लांट में प्रेजेंट होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता, और बेसिकली यही वो सेल हैं जो क्या होती हैं, डेड होती हैं, यानी कि इनमें सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और प्लांट के ऐसे पार्ट में प्रेजेंट होती हैं जहाँ पर कि हार्ड पार्ट प्रेजेंट होता है। तो जितनी भी कवरिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं वो सारी की सारी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बनी होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज हैज डेड सेल्स, तो इसका सीधा सा आंसर आपका बनता है स्क्लेरेनकाइमा। यदि इसकी जगह आपको फाइबर्स ऑप्शन आता है तो फाइबर्स ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। तो बेसिकली बच्चों, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं एनिमल्स में, उसमें कार्टिलेज जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में काम करते हैं। तो बोन और कार्टिलेज हमने अपनी बॉडी में पढ़े हैं। बोन हमारी पूरी बॉडी का एंडोस्केलेटन बनाती है और भी वेरिड फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन कार्टिलेज जो है वो बॉडी में कहीं कहीं मिलता है। और कहाँ कहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस जो आपको दिए हुए हैं वो है लेरिंग्स, नोज, ईयर और यूरिनरी ब्लैडर। तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन बन रहा है कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर मेरे पास एक डायग्राम है जो ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। जितनी भी बड़ी बड़ी बोन होती हैं उनके ऊपर एक लेयर के फॉर्म में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। सभी बड़ी बड़ी बोन में एक जो उनके एंड्स होते हैं वहाँ पर, टिप्स पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर जिसको हम ईयर पिन्ना बोलते हैं, ईयर पिन्ना, यहाँ पर जो बोन होती है, यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है, ये पार्ट कार्टिलेज का बना होता है। इसके अलावा हमारा ये जो नेजल सेप्टम होता है, नोज का ये जो नेजल सेप्टम होता है, जो हमारे इस नेजल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये वाला नेजल सेप्टम, ये नेजल सेप्टम भी बना होता है कार्टिलेज का। इसके अलावा हमारे जो लेरिंग्स है, यहाँ पर जो वॉइस बॉक्स है, लेरिंग्स को हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। तो ये जो बॉक्स है जिससे कि आवाज़ निकलती है, ये वॉइस बॉक्स भी जो है मोटे तौर पर कार्टिलेज का बना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेरिंग्स में भी प्रेजेंट होता है, नोज में भी प्रेजेंट होता है और ईयर में भी प्रेजेंट होता है। तो पूछा जा रहा है कहाँ नहीं प्रेजेंट होता, तो ये प्रेजेंट नहीं होता यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन से ही कई सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और किडनी। आइए बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल से पूछा गया है। बच्चों एपिथेलियल सेल तीन तरह की होती हैं, स्क्वामस, कॉलुमिनर और क्यूबॉइडल। बाकी जितनी भी एपिथेलियल सेल्स होती हैं इन्हीं तीनों प्रकार का मॉडिफिकेशन होती है और इनकी अलग अलग पोजीशन होती है। स्क्वामस एपिथेलियल सेल का बेस्ट एग्जाम्पल होता है स्किन। इसके अलावा ये प्रेजेंट होती हैं हमारी एल्वियोलाई में भी। जो कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं बेसिकली स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर। और क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो होती है वो टेस्टिस और ओवरी में प्रेजेंट होती हैं, गोनड्स में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन बना करके दिया गया है और पूछा गया है कि स्क्वामस एपिथेलियल सेल का करेक्ट लोकेशन क्या है। तो ऑप्शन जो है वो है ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड किडनी। तो बच्चों डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और किडनी दोनों में ही प्रेजेंट होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियल। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है कॉलुमिनर एपिथेलियल और ईसोफेगस में प्रेजेंट होती है स्क्वामस एपिथेलियल सेल। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनता है वो आंसर बनता है ए आंसर, ईसोफेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इनटू द स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू अकर बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन, सेल मल्टीप्लिकेशन एंड सेल रीजनरेशन। तो CDS और NDA में दोनों में ही प्लांट टिश्यू से रिलेटेड ये टर्म्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसको हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। 2021 के फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चों सेल डिफरेंशिएशन को आपको ऐसे समझना होगा कि जब कोई भी सेल, प्लांट में बेसिकली सेल जब डेवलप होती हैं तो वो हमेशा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होती हैं, क्योंकि सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही क्या कर सकता है, डिवीज़न कर सकता है। तो कोई भी परमानेंट टिश्यू पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही रहेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो बहुत ही अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। तो अनस्पेशलाइज्ड टिश्यूज क्या हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। इनमें स्पेशलाइजेशन होगा, यानी कि कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होगा, इस वजह से ये थोड़े से विशेषीकृत होंगे और थोड़े मॉडिफाइड होंगे।
इस प्रोसेस को, जहां पर अनस्पेशलाइज्ड सेल स्पेशलाइजेशन गेन करती हैं, इस प्रोसेस को हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसका मतलब है कि जो अनस्पेशलाइज्ड बेसिक सेल हैं उनमें कुछ मैच्योर होंगी और अपनी अपनी फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनका जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। उस प्रोसेस को हम कहेंगे सेल डिफरेंशिएशन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है आजकल, सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है। अच्छा, सेल रीडिफरेंशिएशन क्या होता है। तो यदि इसी वर्ड के आगे हम यदि यहाँ पर RE लगा दें, इसका मतलब है सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक बार स्पेशलाइज हो चुका है और फिर वो कुछ देर के लिए एज इट इज़ रहा और फिर से क्या हो गया, री का मतलब होता है अगेन स्पेशलाइजेशन हो। तो इस प्रोसेस को हम सेल रीडिफरेंशिएशन कहेंगे। और यदि इस वर्ड के आगे एक और जो वर्ड है वो जुड़ जाए, यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन जुड़ जाए, तो इसका मतलब है ये जो स्पेशलाइज सेल है वो फिर से अनस्पेशलाइज सेल की तरह बिहेव करने लगे। तो इस प्रोसेस को हम सेल डी डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो 3 टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। सेल्यूलर डिफरेंशिएशन यानी कि अनस्पेशलाइज सेल स्पेशलाइज हो जाए, सेल्यूलर रीडिफरेंशिएशन यानी एक बार स्पेशलाइजेशन हो चुका है उसके बाद फिर से पुनः स्पेशलाइजेशन हो, और सेल्यूलर डी डिफरेंशिएशन इसका मतलब है स्पेशलाइजेशन होने के बाद फिर से वो अपने प्रिमिटिव कैरेक्टर्स की तरफ चली जाए। तो इस प्रोसेस को हम सेल्यूलर डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये टर्म काफ़ी पूछे जा रहे हैं, इन टर्म्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following tissue is known as basic packing tissue found in xylem and phloem? तो पैकिंग टिश्यू जो होता है वो होता है पेरेन्काइमा। और जब मैंने क्लास में भी आपको बताया था तो बताया था कि जो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वही टिश्यू बेसिकली पैकिंग का काम करेगा और वो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा एक कॉमन एलिमेंट होता है जाइलम का भी और फ्लोएम का भी, यानी जाइलम में भी प्रेजेंट होता है, फ्लोएम में भी। फंक्शन इसका बिल्कुल क्लियर है, ये फूड स्टोर करने का काम करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैकेजिंग टिश्यू की तरह भी काम करता है। In aquatic plants, large air sacs give them buoyancy effects. These sacs are surrounded by which one of the following types of tissues? अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो बच्चों एक्वेटिक प्लांट को मैं यहीं आपको बताती हुई चलती हूँ कि एक्वेटिक प्लांट को कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स। 2022 के फर्स्ट पेपर पे ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें पूछा ये जा रहा है कि भाई ये जो एक्वेटिक प्लांट्स में जो एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, जो उनको तैरने में हेल्प करते हैं, जो बॉयंसी बढ़ाने में काम करते हैं, वो बेसिकली किस तरह की सेल्स होती हैं। तो अब ये जो है ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, वो नहीं होंगे। स्क्लेरेन्काइमा डेड होते हैं, वो भी नहीं होंगे। कोलिनकाइमा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और थोड़ा सा मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। दोनों ही काम करता है। जो कोलिनकाइमा है मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। और पेरेन्काइमा क्योंकि ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है, इसलिए इसके मॉडिफिकेशन भी हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स में ये मॉडिफाइड हो जाता है। इनकी जो सेल होती हैं उनमें लार्ज वैक्यूल होते हैं और उन वैक्यूल में क्या भर जाती है, एयर भर जाती है। इनको हम एयर सैक कहते हैं। तो बेसिकली जो एयर सैक प्रेजेंट होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, पेरेन्काइमा में प्रेजेंट होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Lymph is a tissue fluid present in intercellular spaces. It resembles to लिम्फ के बारे में पूछा गया है। लिम्फ टिश्यू मैंने बच्चों आपको बताया था कि जो लिम्फ होता है वो ब्लड के जैसा ही होता है, यानी ब्लड और लिम्फ जो होते हैं वो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं एनिमल में। ब्लड को यदि हम डिवाइड करें तो ये बना होता है प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स का, और जो ब्लड सेल्स होती हैं सभी बच्चों को यहाँ पर पता है कि वो 3 तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स।
ठीक है। तो ये 3 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड में। और लिम्फ का मैंने आपको बताया था कि लिम्फ जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मा प्लस WBCs, यानी एक ही तरह की ब्लड सेल प्रेजेंट होती है WBCs। तो क्वेश्चन आपको वहीं से उसने उठा करके दे दिया है कि लिम्फ किससे रिजेंबल करता है। ऑप्शन दिया है डाइजेस्टिव जूस, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, यूरिन और प्लाज्मा। तो राइट आंसर आपका बन रहा है प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा में और लिम्फ में डिफरेंस क्या है, प्लाज्मा प्लस WBC को मिला दें तो क्या बन जाएगा, लिम्फ बन जाएगा। तो बहुत ही क्लियर आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी। जितने भी क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर्स के आपके साथ में डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी साइड बाय साइड डिस्कस किए हैं, तो बहुत सारे आपका टिश्यू का ओवरऑल काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए हैं। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। दिस इज ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी, देहरादून। गुड बाय।